नवोदय विद्यालय क्लास 9th के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करना, जहां हम साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब पूरे क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरी क्लास देखनी है और टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे साइंस से, साइंस के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद हिंदी, फिर इंग्लिश। इस तरीके से इस मॉडल पेपर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में धान क्यों नहीं उगाया जा सकता? बताइए। सर्दियों के मौसम में धान तो वैसे भी आपको पता है खरीफ क्रॉप है ना, उसे बरसात के मौसम में उगाया जाता है और उसे धान को उगने के लिए क्या चाहिए? अधिक बारिश की जरूरत होती है, बरसात और अधिक वर्षा चाहिए होती है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए? धान के लिए। तो हम देखते हैं यहां पे, क्योंकि सर्दियों में धान केवल रेतीली मिट्टी में ही उग सकता है। सर्दियों में बेटा मेन इसके लिए है, इसके लिए पानी भी तो चाहिए, तो ये गलत बात है। इसके बाद है क्योंकि सर्दियों में परागण के लिए धान को बहुत तेज हवाओं की नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। इसके बाद क्योंकि धान के पौधे केवल बर्फ से ढके क्षेत्रों में ही जीवित रह सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत बात है। बेटा देखो यहाँ है क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी चाहिए, इसलिए केवल उसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और धान जो है पैडी है, एक खरीफ क्रॉप है जिसे आपके बरसात के सीजन में जून जुलाई में बोया जाता है और ठंड की स्टार्टिंग में काट लिया जाता है। और जो रबी क्रॉप्स होती है उन्हें ठंड में बोया जाता है, जो आपके गेहूं होते हैं, ठीक है, और आपका चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी क्रॉप्स है। और खरीफ क्रॉप में आपको बार बार बता चुका हूं मैं, धान, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ये सभी खरीफ क्रॉप है। और फिर दोनों के बीच में, मतलब जब खरीफ क्रॉप को काटा जाता है और खरीफ क्रॉप को नहीं, रबी क्रॉप को काटा जाता है और खरीफ क्रॉप को बोया जाता है, उसके बीच में टाइम इंटरवल में गर्मी के बाद और बरसात की स्टार्टिंग में जो थोड़ा टाइम पीरियड होता है उसमें जायद क्रॉप्स को बोया जाता है। जैसे आपका जो ककड़ी हो गया है ना, और तरबूज हो गया, करेला हो गया, इनको जो जल्दी पकने वाली फसलें होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रवाना हो जाते हैं। इसका आंसर तो हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ वुमन पुट सम ड्राइड नीम लीव in an iron drum containing weights. Why did she do this? एक महिला ने गेहूं से भरे लोहे के ड्रम में सूखी नीम की पत्तियां रखी। उसने ऐसा क्यों किया? गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने के लिए नहीं। देखिए अब क्या हुआ, गेहूं की फसल हो गई, जो दाने हैं, जो अन्न है, उसे बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जब इसे स्टोर किया जा रहा है लोहे के ड्रम में तो साथ में नीम की पत्तियां डाल दी गई सूखी। क्यों? गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए नहीं। गेहूं को जल्दी अंकुरित करने के लिए। क्यों अंकुरित करना है गेहूं? गेहूं तो रेडी है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद संग्रहित गेहूं को कीड़े मकोड़े अन्य कीटों से बचाने। जी हाँ बेटा बिल्कुल, नीम के जो पत्ते होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, एंटी फंगल भी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्म जीव से रक्षा कर लेते हैं। इसीलिए हम सूखे नीम की पत्तियां रखते हैं। गेहूं के दानों का रंग बदलने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा भीम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, Little plants in a nursery are often kept in small bags. Why? नर्सरी में छोटे पौधों को अक्सर, जो नर्सरी के छोटे छोटे पौधे नहीं, तो जैसे हमने क्या बीज बोया, फिर छोटे छोटे धान की फसल हो गई समझो, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर उसको निकालते हैं हम, इसके बाद उसे छोटे थैले में रखते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि देखिए एक तरीका है कि आपके पास खेत है, आपने खेत को बिल्कुल मिट्टी रेडी की, बीज बोया, बीज होने के बाद खाद और उर्वरक डाल दिया, पानी डाला, अब जो धान का पौधा है ग्रो कर गया, फिर उसकी कटाई की और आपको जो भी है अनाज मिल गया। एक तरीका ये होता है कि आप नर्सरी में जो भी है धान के जिस पौधे उसको थोड़ा ग्रो करो और निकालने के बाद जड़ सहित उसको निकाल लो और उसके बाद फिर दूसरे खेत में रोपित कर दो। इसे हम रोपनी प्रोसेस कहते हैं, रोपण का प्रोसेस ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसे छत्तीसगढ़ में थरहा लगाना कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिए। तो पौधे को खेत में आसानी से रोपने और जड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, नर्सरी के जो छोटे पौधे होते हैं छोटे थैले में रखते हैं, ताकि उससे जाकर हम क्या है दूसरे खेत में रोपित कर सके। मतलब समझो उतना बड़ा पौधा है, फिर वहां से वो आगे ग्रो करता है। इसमें क्या होती है, जो आपकी फसल की पैदावार अच्छी होती है रोपनी विधि से, है ना। पौधे को धूप मिलने से रोकने के लिए नहीं, पौधे को पानी सोखने से रोकने के लिए नहीं, पौधों को केवल सर्दियों में ही उगाने के लिए नहीं, पौधे को खेत में आसानी से रोपने और जड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे
पौधे में, मतलब छोटे थैलों में रखा जाता है, छोटे पौधों के, नर्सरी वाले, है ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर चिल्ड्रंस इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन, बच्चों और शिशुओं को टीकाकरण क्यों किया जाता है। जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है, वैक्सीनेशन इसलिए ताकि शरीर में एंटीबॉडीज बनी, मतलब वो वाली बीमारी अगर आ जाए तो उससे लड़ने के लिए, उससे प्रतिरक्षा करने के लिए वो रेडी रहे, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए। तो क्या होगा, टू डेवलप इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी, याद रखिएगा। ओके, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के प्रमुख समूह कौन कौन से। तो सूक्ष्म जीव आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से सुने हैं, आपने सुना होगा बैक्टीरिया का नाम, आपने सुना होगा फंगस का नाम, आपने प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा, एल्गी का नाम, वायरस का नाम, यही तो है। तो देख लीजिए, बिल्कुल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और सभी शैवाल, केवल सभी सवाल। और इसमें आपने देखिए वहां पे आपका वायरस है ही नहीं, वायरस भी तो है ना, ओके। और इसके बाद वायरस, कीट, कृमि, ये भी नहीं। टोटल कौन कौन से प्रमुख समूह है, तो ये है बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, सम एल्गी एंड वायरस, ये आपके मुख्य समूह है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले, इसमें सब कुछ नहीं दिया हुआ है ना, इसमें सब कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया, सॉरी इनकरेक्ट किया। क्यों, इसमें वायरस नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी आपका वायरस नहीं है, और यहाँ पे बैक्टीरिया भी नहीं है, और इसमें भी देखो केवल बैक्टीरिया वायरस ही है। तो इसमें लिखा सकते प्रमुख समूह पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोग का फैलाव को कैसे हम रोक सकते हैं। संचारी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी न किसी माध्यम से फैलते हैं, तो उसको रोकना है, तो कैसे रोका जा सकता है। संक्रमित व्यक्तियों के साथ भोजन और पानी साझा करके नहीं, उससे तो और फैल जाएगा, ये गलत बात है। बाय अवॉइडिंग वॉशिंग हैंड फ्रॉम मेनी डेज, कई दिनों तक हाथ नहीं धोगे तो पूरी गंदगी, प्रदूषण आएगा, बिल्कुल बेटा, है ना। मतलब समझिए, बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्म जीव आपके शरीर में आ जाएंगे, गंदगी हो जाएगी, गंदा शरीर हो जाएगा, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाओगे, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है, बाय कवरिंग द नोज एंड माउथ विद, ठीक है, हैंड कर, यानी कि जो ये आपका रुमाल का यूज करना है, वाइल स्नीजिंग एंड कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल जो संक्रमित व्यक्ति उससे दूरी बना दो, जब छींको तो रुमाल का यूज करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाय कीपिंग यूज्ड टीसी इन ओपन प्लेस, इस्तेमाल किए गए टिश्यू को खुले स्थान पर रखकर, ये भी गलत तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि संचारी रोग को फैलने से रोकना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड दिस डे इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड्स, मतलब बोला जा रहा है आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए कोलतार की जगह क्या हो रहा है, सड़क निर्माण में यूज हो रहा है किसका, बिटुमेन का। किसका यूज हो रहा है, बिटुमेन का, याद रखिएगा। ये आपका किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, पेट्रोलियम का, याद रख लीजिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड, बोलो विश्व का पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था, तो जो विश्व का, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही, तो जो पहला जो तेल का कुआं था वो कहां, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। और भारत में तो आपका असम में है, गुजरात में है, मुंबई हाई में है, तेल के कुएं हैं, ठीक है। और दुनिया का पहला सबसे पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे सामान्य अग्निशामक यंत्र कौन सा है, मतलब अग्निशामक कौन सा है, जो भी दहन हो रहा है ना उसे रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, तो कौन सा है, केरोसिन, इससे तो और ज्यादा आग लगेगी, ठीक है, पेट्रोल से और ज्यादा लगेगी, बालू से हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन पूछा है, बिल्कुल सामान्य, तो वह है पानी। कुछ भी होता है, आग लगी तो हम पानी डालते हैं ना, सबसे कॉमन, तो बिल्कुल सबसे कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, विच केमिकल इज प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ सेफ्टी मैच एंड द गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस व्हेन स्ट्रक, बताओ सुरक्षा माचिस की रगड़ने वाली सतह पर कौन सा रसायन होता है जो रगड़ने पर सफेद फास्फोरस में बदल जाता है। देखो पहले क्या होता था, जो रगड़ने वाली जगह होती है ना, जो माचिस की तीली देखा, उसमें क्या होता था, पहले सफेद फास्फोरस का यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो अब क्या हो रहा है, अब रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। किसका, रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। जब उसे रगड़ते हैं तो धीरे से वो व्हाइट फास्फोरस में, कुछ मात्रा में क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस में चेंज हो जाता है। तो देख लो क्या है कि माचिस रगड़ने वाली सतह पर कौन सा केमिकल यूज करते हैं, हम रेड फास्फोरस यूज करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिस, ठीक है, जो आपके स्पेसिस होते हैं ना,
जैसे कि इंडेमिक स्पेसीज और फिर आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज, प्रजाति की बात हो रही। तो प्रजाति का सही वर्णन कौन सा है? प्रजाति किसे कहेंगे? तो प्रजाति देखिए ऐसे जीवों का समूह जो होता है जो अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ मतलब प्रजनन करके संतानों की उत्पत्ति करते हैं अपने समान ही, है ना, इसे हम कहते हैं प्रजाति स्पेसिस, है ना, याद रखिएगा। ऐसे जीवों का समूह जो केवल अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं अपनी प्रजाति के समान। जैसे डॉग है, डॉग के साथ, ठीक है, तो डॉग उत्पन्न हो गया, ठीक है, जो उनका रिप्रोडक्शन होगा वो फीमेल डॉग के साथ, और फिर जो बच्चा पैदा होगा डॉग, ऐसा नहीं कि दूसरे प्रजाति में, तो फिर वो उसे हम प्रजाति नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे जीव का समूह जो किसी भी अन्य जीव के साथ प्रजनन करके नहीं, ये नहीं आएगा प्रजाति में। ऐसे जीव का समूह जो एक ही आवास में रहते हैं और आपस में प्रजनन नहीं कर सकते, ये भी गलत बात है। ऐसे जीवों का समूह जिनमें कोई समान विशेषता नहीं, तो समान विशेषता होती है इसमें जो प्रजाति है उसमें, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, टाइगर्स की जो संख्या है लगातार कम होती जा रही थी हमारे देश में, तो टाइगर की संख्या बनी रहे उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 से, सबसे पहले ये स्टार्ट था, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका ये